अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम रहील अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग जो जनरल नॉलेज की वीडियो बनाने जा रहे हैं और जनरल नॉलेज के बारे में हमने अभी तक उर्दू के जो है ना वो एमसीक्यूज तैयार किए हैं। आज हम जो है ना एवरीडे साइंस के तैयार करेंगे और एवरीडे साइंस में से भी जैसे कि आप लोगों के साथ 2-3 पेपर पहले डिस्कस किए गए हैं, तो उसमें 2 से 3 एमसीक्यूज जो है ना वो एवरीडे साइंस में से आते हैं। तो इसके जो है ना इंपॉर्टेंट कैटेगराइज हमने इसको किया हुआ है कि कौन कौन सी कैटेगरीज में से जो है ना एमसीक्यूज बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड कॉजेटिव एजेंट्स, विटामिन्स, इक्विपमेंट ऑफ मेडिकल यूजेस, पार्ट्स ऑफ बॉडी अफेक्टेड बाय डिसीजेज एंड ह्यूमन बॉडी एट ए ग्लैंस। तो हम इनको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे और इनमें से देखेंगे कि कितने एमसीक्यूज जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। और ये जो मैंने जो जनरल कैटेगरीज ली है ना, ये वो ली है जो अभी तक जब मैंने 2017 का पेपर दिया था और उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो एमसीक्यूज आए थे वो इन ही ब्रांचेस में से आए हुए थे। तो मोस्ट प्रोबेबल ये है कि हमारे पास इनमें से एमसीक्यूज हमारे काफी हद तक कवर हो जाएंगे। तो ये इस तरह के हैं, बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। जनरल नॉलेज का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बहुत वास्ट फील्ड होता है। ठीक है, एवरीडे साइंस भी वास्ट है, लेकिन इतना है कि हम इनको तैयार करके कुछ हद तक एमसीक्यूज तैयार कर सकते हैं। तो मोस्ट जो है ना वो चांसेस हैं कि इनमें से एक या दो एमसीक्यूज आप लोगों के कवर हो जाए। तो जैसे कि बीपीएससी में तो एक एक मार्क्स की बहुत जरूरत होती है, एक मार्क्स से बंदा जो है ना वो क्वालिफाई भी कर लेता है और एक से डिसक्वालीफाई भी हो सकता है। तो इसलिए हम कुछ हद तक को इनको भी तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है ना वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की वर्ल्ड के अंदर हमने देखना है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से ना साइंस को देखेंगे। तो जनरल जो हमारी बॉडी है, इसकी जो जनरल जनरल चीजें हैं जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी चीजें ये दी हुई हैं। ठीक है, हमने इनको एक नजर पढ़ लेना है। जब एक चीज हमारी नजर से गुजरी हो ना, तो कुछ हद तक वो हमारे जहन में रहती है और उस तरह से मिलती जुलती कोई चीज आती है। जैसे आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया है कि टोटल ह्यूमन बोन्स कितनी है, तो जैसे ये पेपर में आया भी हुआ है और मैंने आप लोगों को ये करवाया भी था कि 206 बोन्स होती हैं और 300 जो होती हैं वो न्यूली बोर्न बेबीज के अंदर होती हैं, जो कि 94 बोन्स जो हैं वो बाद में फ्यूज हो जाती हैं। अब इस तरह का, अब ये आप लोग जब पढ़ लेंगे और अभी तक हम लोगों ने 2 पेपर जो है ना जनरल नॉलेज के स्टडी कर ली है, तो आप लोगों को खुद को अंदाजा हो जाएगा कि इनमें से एमसीक्यूज आ जाता है। तो ये हमारा किया हुआ जाया नहीं जाएगा। ठीक हो गया, तो हम जैसे स्टार्ट लेते हैं। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले तो वो बोन्स वाले क्वेश्चन है कि इंसानी जो हड्डियां हैं वो कितनी होती हैं, 206 होती हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, मतलब जब हम ही जब बहुत छोटे थे, तो हमारी जो है ना वो बोन्स 300 थी और उसके बाद वो बोन्स फ्यूज हो जाती हैं और स्ट्रॉन्ग बोन्स बन जाती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद डिफरेंट जो है ना वो बॉडीज के पार्ट्स के अंदर बोन बताई गई हैं कि जो हमारी हैंड एंड फीट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 50% ऑफ टोटल बोन्स। तो हाथ और पाँव की कितनी बोन्स होती हैं। अच्छा, ये जहां से मैंने एमसीक्यू ये जो डाटा लिए है ना, ये पीपीएससी का ये जो है ना वो डाटाबेस की बुक है, उधर से लिया गया है। तो ये जो है ना इनमें से पेपर वो मजीद कोशिश होती है उनकी कि इसमें से ही उठाया जाए। ठीक है, तो बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट अलोन कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ बोन। सिर्फ हाथ और जो पाँव है ना, उनके अंदर 50% जो है ना टोटल बोन्स का, 50% मतलब 206 को हाफ कर दे तो 103 हड्डियां जो है वो सिर्फ हाथ और पाँव की हैं। ठीक है, बोन्स अकाउंट फॉर 1/5 ऑफ द बॉडीज टोटल वेट। तो 1/5वां हिस्सा जो है ना वो बोन का होता है। तो सबसे बड़ी बोन कौन सी है बॉडी? इज द फेमर, इन द थिंग्स विच constitute about 27% of a person's structure. The average length of this bone is about 50 centimeter. हाँ जी, फ्यूमर बोन वैसे होती कौन सी है? ये जो हमारी थाई की जो हड्डी होती है ना, लेग पे थाइस के जो इंटरनल पार्ट जो हड्डी मेन होता है, जिसका पूरा हमारी बॉडी जो है ना वो इसके ऊपर वेट होता है, तो इस बोन को जो है ना फ्यूमर वेन कहते हैं। ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट बोन, अब सबसे बड़ी भी बताई गई है और सबसे छोटी भी। तो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेप्स या स्टीरअप बोन होती है और ये कान के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, और इसी से रेलिवेंट जो मसल होता है वो भी सबसे छोटा था। स्कल बोन्स आर आल्सो नोन एज कार्नियम। अब स्कल बोन का ये आप लोगों को पता होना चाहिए, देयर आर 8 बोन्स फॉर्मिंग द स्कल। तो सिर्फ यहाँ तक आप लोगों ने करना है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द फेशियल बोन्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्कल बोन्स जो है वो नेक्स्ट कितनी बोन्स पर मुश्तमिल है और हमारी जो है ना बोन का टोटल वेट कितना है बॉडी के अंदर। और इसके अलावा फेशियल बोन्स, जो फेस हमारा है, वो टोटल जो है ना वो कितनी बोन्स पर मुश्तमिल है? 14 इंडिविजुअल बोन्स पर मुश्तमिल है। तो यही कुदरत है कि जो 14 बोन्स की जो है ना वो इनका साइज चेंज होके ही जो डिफरेंट शक्लें हैं बनती हैं। और इनमें से जो बताया हुआ है अपने नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, लेकिन ये आगे वाली जो ब्रांचेस है ना, ये वाली ब्रांचेस पेपर में नहीं पूछी जाती, सिर्फ आप लोगों ने तादाद याद करनी है। अच्छा, उसके बाद ईच लेग कंसिस्ट ऑफ। तो एक जो टांग है, हर टांग
30 पे मुश्तमिल है, और 2 जो है वो कितने में मुश्तमिल होंगी? ये देखिए लिखा भी हुआ है, थाई थाई बोन जो है ना वो फेमर कहलाती है, और ये लॉन्गेस्ट बोन है। बाकी ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देयर आर 27 स्मॉल बोन्स, हाथ के अंदर हड्डियाँ, तो हर पार्ट की हड्डियाँ आप लोगों ने पता है, देयर आर 26 बोन्स इन द फुट। टाँग के अंदर 30 हैं, पाँव के अंदर 26 हैं, और हाथ के अंदर जो है ना वो 27 हैं। ह्यूमन हैज़ 24 रिब्स इन 40 टू 12 पेयर्स। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, तो ये 12 जो हैं वो टोटल होते हैं, और इनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, और इसका जो पेयर है वो 24 होते हैं, ठीक है? देयर आर अबाउट 630 इंपॉर्टेंट मसल्स। अब हमने हड्डियों के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, आगे हमारे पास क्या आ गया? मसल्स। तो द ह्यूमन बॉडी विच नॉर्मली अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द बॉडी वेट। तो बॉडी का जो टोटल वेट है वो पहले 1/5 कितना था? 1/5 बोन्स की वजह से था, और 40% जो है ना वो बॉडी वेट किसकी वजह से? मसल्स की वजह से। वाटर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी टिश्यूज। तो टिश्यूज का जो है वो 45 लीटर ऑलमोस्ट वाटर मौजूद होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे मसल्स के बारे में बताया कि कौन सा मसल सबसे बड़ा होता है? ग्लूटस जो है ना मैक्सिमम, और बटक मसल, मतलब ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले जो मसल होते हैं, बटक्स के जो मसल होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से होते हैं? हमारे हार्ट के मसल जो है ना ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी स्टार्टियस है, और उसके बाद नेक्स्ट यही चीज आप लोगों ने तैयार करनी जो मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ पहली 2 लाइंस, उसके बाद वाली चीजें तैयार नहीं करनी। और स्मॉलेस्ट बोन जो है ना वो कौन सी है? स्टेपिडियस विच कंट्रोल्स द स्टेप्स, मतलब जो स्टेप्स की हड्डी को कंट्रोल करते हैं, स्टेपिडियस। तो ये चीजें भी आप लोगों ने तैयार करनी, इसकी लेंथ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये कितनी इंच में भी और लेंथ में भी। और उसके बाद हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। द एवरेज वेट ऑफ द हार्ट इज अबाउट 340 ग्राम इन मैन एंड 255 ग्राम इन वुमेन। उसके बाद है आर्टरीज वेसल्स, कौन सी होती हैं? जो कि ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से, और जो वेन्स होती हैं वो वापस लेकर आती हैं, ठीक है? दीज कैपिलरीज आर सो फाइनली, इसके अलावा कैपिलरीज भी छोटी छोटी जो है ना वो वेन्स होती हैं, उनको कैपिलरीज बोलते हैं। ये भी बस रीड आउट करना है, ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाना, पूरा इसको बस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नॉर्मल ब्लड, अच्छा, नॉर्मली हेल्थी एंड अडल्ट कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्शन मैकेनिज्म ऑफ वेंट्रिकल्स रिजल्ट इन द हार्ट बीट ऑफ अबाउट। अब हार्ट बीट की वैल्यू कितनी होती है? 7 से 72 पर मिनट इन मेल्स एंड 78 टू 82 पर मिनट्स इन फीमेल। तो ये भी दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इज कॉल्ड सिस्टोला एंड रिलैक्शन इज कॉल्ड डायस्टोलिक। और इसी से रेलेवेंट जो है ना ब्लड प्रेशर की यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन आप लोगों को उसकी पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक कितना होता है 120, और डायस्टोलिक कितना होता है 80। उसके बाद द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी द सर्कुलेटरी सिस्टम गोज टू द विलियम हार्वरी 1578 एंड टू 1657। बहुत पहले से जो है ना वो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर हो चुका था। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट 37 और 98, और उम्मीद है कि इनमें से एक एमसीक्यूज वो जरूर पिक करेंगे। उसके बाद जो है ना ये हार्मोन्स के बारे में बताया हुआ है, इसके बारे में हमने ज्यादा तो नहीं पढ़ना, लेकिन फर्स्ट 2 हार्मोन्स जो है ना वो आप लोगों को पता होने चाहिए कि ब्लड प्रेशर को कौन सा करता है? एंड्रेलिन करता है। और इंसुलिन जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज एंड शुगर। तो शुगर मेटाबॉलिज्म, ये जो डायबिटीज है ये किसकी वजह से होती है? ये इंसुलिन की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर होती है। सिर्फ फर्स्ट 2 आप लोगों ने तैयार करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरियस डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो ये डिजीजेस जो है ना ये भी पेपर के अंदर काफी ज्यादा आती होती हैं कि कौन सी जो है ना वो डिजीज किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। सिम्टम्स तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब इसको पढ़ने लग जाएं तो एक दफा इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन ये कॉमन है, एनीमिया जो है, पता है आप लोगों को, ब्लड की कमी होती है, हेमोग्लोबिन की कमी कमी होती है, और हेमोग्लोबिन इनडायरेक्टली आयरन पे मुश्तमिल होता है। और उसके बाद इसके सिम्टम्स भी पेल वीकनेस एंड पेल कम्प्लेक्शन। गोइटर, गोइटर जो है ना ये हम लोग छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ के आए हैं कि ये आयोडीन की कमी से होता है। और पेनफुल जॉइंट्स है। बेरी बेरी, ये भी पीपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये विटामिन के साथ रिलेटेड है ना। तो बेटा विटामिन जो है अगर एक पेपर में नहीं आया, मतलब अगर कौन कंसेक्टिव पीपीएससी के काफी सारे एग्जाम हो रहे हैं ना, तो अगर कोई 10 एग्जाम है तो 7 एग्जाम्स के अंदर उन्होंने किसी ना किसी विटामिन का क्वेश्चन जरूर डाला होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े से विटामिन हैं उनके, बस आप लोगों ने उनकी डेफिशिएंसी और उनके सोर्सेज आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी मैं आप लोगों को आगे करवाती हूँ। तो बेरी बेरी भी क्या है? एक डिसीज है, और ये वीकनेस, स्वेलिंग इन द पेन इन लेग्स एंड लॉस ऑफ एपेटाइट इन लार्ज हार्ट। उसके बाद है सिक्योरी, ये जो है ना जैसा करवे, विटामिन सी की कमी से होती है। और स्वालन गम्स, मतलब ये जो हमारे मसूड़ों का मसला होता है, डिलेड बाउंड हीलिंग, मतलब जख्म जल्दी से नहीं सही होते, तो ये भी किसकी वजह से होते हैं? विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। रिकेट्स जो है
ये पेल फेस, डायरिया, डिफॉर्म्ड स्कल, पेल्विस एंड लिम्स एंड चिल्ड्रन, तो ये तो करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। नेक्स्ट इज द पोटासियम की कमी से कौन सी होती है, हाइपोकलामिया, हाइपोक्लेमिया जो है। लेकिन आप लोगों को जब बीमारी को पढ़ोगे ना, तो उसके बारे में थोड़ी सी उसकी ना ये पढ़ लीजिएगा कि वो उसके सिम्टम्स क्या है। जब आपको सिम्टम्स के बारे में पता होगा तो आप लोग को याद करना भी आसान होगा। हाइपोक्लेमिया क्या है, राइज इन द हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है एंड वीकनेस हो जाती है। तो ये किसकी वजह से, कमी की वजह से होती है, पोटाशियम की कमी से। और ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर एक फिक्स अमाउंट के अंदर मौजूद हैं। जब इनकी कमी या ज्यादती होती है तो डेफिनेटली जो है ना बीमारियां पैदा होती हैं। नाइन्थ ब्लाइंडनेस जो है ना विटामिन ए से, अब ये सिंपल सी है। अब हाइपो क्लेमिया थोड़ा सा टफ सा नाम आ जाता है, मतलब हमारे लिए नई चीज आ जाती है। लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये कॉमन सी चीज है। तो ये किसकी वजह से थी, विटामिन ए। अब नाइट ब्लाइंडनेस हो गया और रिकेट्स, ये दोनों जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जीरो फथेलमिया। जीरो फथेलमिया जो है ना वो विटामिन ए से होती है और वो ड्राइनेस की वजह से होती है। विटामिन ए की, अब देखिए विटामिन ए की वजह से ये भी है ये भी है, तो आप क्या करें, विटामिन ए लिख लें, बबल के आगे लिखा हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस और इसके आगे बीमारियां लिख लें। उसके बाद है डर्माटोसिस। तो डर्मा का जो वर्ड होता है ना वो स्किन के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसका क्या मतलब है, स्किन डिजीजेज और विटामिन ए की वजह से। तो विटामिन ए की कमी की वजह से भी तीन बीमारियां जो है ना वो डेली लाइफ के अंदर मौजूद है। ड्राइनेस जो है वो भी सर्दियों में हो जाती है, ठीक है, और स्किन स्किन डिजीजेज भी, जैसे स्किन के अंदर सर्दियां सर्दियां जब होती हैं तो स्किन जो है ना हमारी रफ सी हो जाती है, तो ये भी सारी विटामिन ए की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद एरेबो फ्लेमिनोसिस, ये विटामिन बी टू की वजह से होती है और इसमें ब्लड वियन, सोरनेस ऑफ आइज एंड टंग। उसके बाद है प्लेग्रा, ये होती है निकोटोनिक एसिड की कमी की वजह से होती है, विटामिन डी बी कम्प्लेक्स। तो इसकी भी ये इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी अजीब सी बीमारी है जिनके साथ हम डेली लाइफ के साथ वाकिफ नहीं है ना, तो वो कम ही पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, ये इस तरह के तो जो हमारी नजर से नहीं गुजरे होते, लेकिन जो इस वाले फील्ड में से आते हैं वो मोस्टली आते हैं जो हमारी नजर में से गुजरे होते हैं, कभी ना कभी हमने वो वर्ड सुना होता है, ठीक है। तो ये भी लेकिन छोड़ना नहीं है। पेलेग्रा जो है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स की वजह से होती है। अब मैंने ये प्लेग्रा वर्ड पढ़ लिया, जब कभी मेरे सामने आएगा तो मुझे पता होगा कि ये मुझे, मैंने इसको देखा हुआ है। उसके बाद है काजेटिव एजेंट। तो ये ना कुछ बीमारियां हैं, जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। सारे नहीं आप लोगों ने याद करनी, जो जो आज जो जो आप, जैसे कोलेरा है, कोलेरा, लेप्रोसी, टाइफाइड, टेटनस, ये भी जो है ना फैलने वाली बीमारियां हैं। ये टर्बोक्लोसिस, प्लेग, ये भी नहीं करना, वोपिंग भी नहीं देखना। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कफ, नमूनिया, टाइफाइड एंड कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से होती है। वायरस, अब ये वायरस मैंने यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आजकल जो है ना वो कुछ वायरल जो है ना काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस आजकल आया हुआ है। तो कोरोना भी एक वायरस की वजह से होता है, और ये डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा, तो ये तीन बीमारियां जो है ना ये आप लोगों को पता होनी चाहिए वायरस की वजह से। बाकी करने की जरूरत, प्रोटोजोन और ये करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वही जो मेन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि विटामिन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से क्वेश्चन बहुत जरूरी जो है ना वो उठाया जाता है। तो विटामिन ए के आगे उसके बाद फंक्शन है, तो फंक्शंस भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सॉरी फंक्शन करने हैं, प्रॉपर्टीज करने की जरूरत नहीं है। तो विटामिन ए है एंटी इन्फेक्टिव। अभी देखिए हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि हमारी जो स्किन की जो बीमारियां हैं, ये स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। अब विटामिन ए की मौजूदगी इन्फेक्शंस को कम करती है, इसेंशियल्स फॉर हेल्दी स्किन, एड्स, नाइट विजन आल्सो। आप देखें नाइट विजन में हमारी कौन सी चीज मदद करती है, विटामिन ए। अगर अगर आप ये चीजें याद कर लेते हैं, इन इन्फेक्टिव स्किन की जो बीमारियां होंगी वो एसेंशियल, हेल्दी स्किन नहीं होगी तो स्किन की बीमारियां होंगी। एड्स, नाइट वियन को एड करेगी, इसका मतलब है अगर विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइटनेस होगी। असिस्ट बेबी ग्रोथ, पुअर ग्रोथ हो जाएगी बेबी की ग्रोथ के लिए। अब ग्रोथ के लिए तो ये जरूरी है, अगर आप पहला कॉलम याद कर लेंगे तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो करना आसान हो जाएगा। पुअर ग्रोथ हो जाएगी, रफ एंड ड्राई स्किन, प्रोन टू इन्फेक्शंस एंड टू द सेम, इन्फेक्टिव, इन्फेक्शन का वर्ड आ गया। सिवियर डेफिशिएंसी में काज नाइट ब्लाइंडनेस। उसके सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का सोर्स है एग्स, मैंगो, पपाया, प्रोकोटोस, टोमेटो, स्पिनच, कोल्ड फ्लीवर, ऑयल, मिल्क। तो ज्यादातर देखे देखे ही आते हैं ये प्रोकोटोस, जो अजीब सा है, ये नहीं कभी सुना हुआ, तो हमें पता भी नहीं है क्या चीज है। तो इन्हीं में से कोई वर्ड होगा, तो ये आप लोगों ने तैयार करना, इसको आप लोगों ने तकरीबन 1 घंटा जरूर देना है विटामिन की तैयारी के लिए। विटामिन बी कम्प्लेक्स, तो जब आप लोग ये वाला कॉलम कर लेंगे ना, तो पीछे वाला मैंने वैसे ही डाला था कि आप लोगों को इजीली आइडिया हो जाए। अच्छा जी, इसकी क्या है, एंटी न्यूरोटिक। उसके बाद क्या है, एंटी बेरीबरी।
अब नहीं होगा तो बेरी-बेरी की बीमारी हो जाएगी। हेल्थ ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये देखो न्यूरेटिक का वर्ड पहले आ गया है ना, तो नर्वस सिस्टम का जो है ना ये साथ इसके साथ रिलेटेड हो गया। स्टेडी एंड कॉन्टिन्यूस रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड एंटी प्लेग्रा। अब इसकी बीमारियां करने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, देखिए क्योंकि इसकी जो बीमारियां क्या है, प्लेग्रा है, स्किन की भी आ गई है, फिशर्स एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड ऑन टंग, पुअर ग्रोथ, न्यूराइड्स, बेरी बेरी, ठीक है, तो ये बीमारियां भी आ गई हैं। और इसकी जो है ना, ये है क्या है, एग्स हैं, फ्रूट्स हैं, लीवर है, मीट्स है और पल्जीज है। अब देखें यहाँ पर भी एग्स आया है, एग्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ए विटामिन के लिए और बी के लिए। उसके बाद है फ्रीडॉक्सिन, तो ये बहुत कम इसके बारे में लिखा हुआ है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के फंक्शन है इसका, बीमारी इसकी वजह से कोई भी नहीं होती, रिलीव ये तो हमने करना ही नहीं है। और उसके बाद ये अनाज के अंदर होती है, फ्रूट्स के अंदर एंड मीट के अंदर। विटामिन B6, फॉलिक एसिड, ये जो है ना इसका सम फॉर्म ऑफ मैक्रोटिक एनीमिया, तो ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर जो है ना ये बीमारी विटामिन B6 की वजह से होती है। और पल्सीज, ग्रीन वेजिटेबल्स और लिवर, ये इनके अंदर होते हैं। उसके बाद है साइनो सी, विटामिन B12 है, एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो B12 की, और अगर ये नहीं है तो इसका भी रिलेशन क्या होगा, एनीमिया के साथ होगा। और विटामिन सी जो है, ये तो आप लोगों को पता है कि जो ये है, जो ना जो थोड़ा सा तुर्श फ्रूट्स होते हैं या सब्जियां होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा गाय के दूध के अंदर जो है ना विटामिन सी होता है। और इसकी जो है ना फॉर्मेशन ऑफ बोन, टीथ एंड चिल्ड्रन। कैल्शियम है तो टीथ के लिए जरूरी है, कोलेजन, और बोन्स के लिए, बोन्स भी तो कैल्शियम की बनी होती है ना, अगर नहीं होता तो गम्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, कैपिलरी ब्लीडिंग होती है, सकैरी, ये जो बीमारी हम पहले पढ़ के आए हैं। और उसके बाद डिलीड हीलिंग ऑफ वाउंड्स। विटामिन डी, विटामिन डी का जो क्वेश्चन है पेपर में बहुत आता था कि इसका ओरिजिन क्या है, तो ये सन रेज में से निकाली जाती हैं। और उसके बाद है एंटी आर्किटिक्स असिस्ट इन एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, असिस्ट इन बॉडी ग्रोथ। अगर ये नहीं है तो बॉडी ग्रोथ भी इफेक्ट करेगी। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टिमेलिशिया एंड ओस्टेपोरोसिस अडल्ट्स। तो ये काफी टफ सी हैं, बस विटामिन डी का जो है ना ओरिजिन आप लोग तैयार कर लेंगे, सारी चीजें छोड़ दें। विटामिन ई, विटामिन ई का भी आप लोगों ने सोर्स तैयार करने हैं। अच्छा, जो विटामिन्स इंपॉर्टेंट थे ना उनके मैंने आपको पहले बता दिए, बाकी के सिर्फ आप लोगों ने कॉमन कॉमन सोर्सेज तैयार कर लेने, विटामिन के एंड विटामिन पी का भी इसी तरह से। इन मोस्ट आर मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी लाइक ऑरेंज और लेमन एंड, तो विटामिन पी और विटामिन सी जो है ना ये एक ही जगह पे पाए जाते हैं। जैसे पी के बारे में भी इतना नहीं पूछा जाता, के और जो शुरू वाले ना A B C, जो ए, इनके बारे में ज्यादा जो है ना वो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है इक्विपमेंट्स ऑफ मेडिकल यूजेस, तो ये जो है ना मेडिकल टर्म्स के अंदर जो है ना इक्विपमेंट यूज होते हैं, ये फिजिक्स के साथ भी रिलेटेड हैं। और फिजिक्स का मतलब इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि पेपर के अंदर आया हुआ था कि ईईजी किसके लिए यूज होता है, तो वो क्वेश्चन भी यहीं से लिया गया है। तो आप लोगों ने ये देखें, CAT स्कैनर, तो ये भी कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, ये फिजिक्स के अंदर भी मौजूद है। और हमें क्या देता है, तो इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड कर लेना है, क्योंकि ये एक्सरेज को यूज करता है। उसके बाद आर्टिफिशियल किडनी, अब आर्टिफिशियल किडनी जो है, आर्टिफिशियल किडनी जैसे डायलिसिस होती है, अब डायलिसिस का काम किडनी का है ना, तो जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो कौन सी करती है, आर्टिफिशियल किडनी करती है। ब्रोंकियोस्कोप नाम से जो है ना आप लोगों ने इनको याद रखना है। इंस्ट्रूमेंट विद लाइटेड ट्यूब विच इज पास डाउन द ट्रैकिया फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एयर ट्यूब्स ऑफ द लंग्स। ब्रोंकिस्कोप जो है ना, एयर ट्यूब्स होती हैं जो फेफड़ों के अंदर होते हैं। और ब्रोंक का जो वर्ड यूज होता है ये फेफड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है डी फाइब्रिलेटर्स, इन इंस्ट्रूमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ रिदमिक हार्ट बीट बाय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इन द केस ऑफ फिब्रिलेशन विच इज डेंजरस कंडीशन। अब ये क्या है, जब वो कोई बंदे की जब वो लास्ट टाइम होता है और उसको वो झटके देते हैं आर्टिफिशियल हार्ट बीट देने के लिए, रैपिड अनकोऑर्डिनेटेड हार्ट बीट देने के लिए, जो होता है उसको क्या कहते हैं, डिफाइब्रिलेटर। तो वो उसके अंदर आर्टिफिशियल हार्ट बीट जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है। ईसीजी आप लोगों को पता है कि हार्ट की जो डिसीजेज होती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए ईसीजी की जाती है, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट यूज टू चेक हार्ट। ईसीजी ये किसका वैसे एब्रिविएशन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ जो है, ईईजी, ये आपके पेपर में आया हुआ था, रिकॉर्ड द चेंजेस इन ब्रेन।
और उसके बाद एंडोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोपी होती है कि अगर हमने एक तो होता है ना ओपन सर्जरी होती है, एक एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है जो जो बारीक ट्यूब्स होती हैं और ट्यूब्स के आगे लेंस लगा होता है और उन लेंस के जरिए जो है ना वो सर्जरी की जाती है। डायरेक्ट ट्यूब फिटेड विद ए लेंस, तो जहां पर एंडोस्कोपी ये लेंस के साथ रिलेटेड है। गैस्ट्रो का जो वर्ड होता है वो स्टमक के लिए यूज होता है, तो जो भी स्टमक की जो प्रॉब्लम्स है उनको इंस्पेक्ट करने के लिए गैस्ट्रोस्कोप यूज किया जाता है। हार्ट लंग मशीन है, heart lung machine comprising a system of pumps which takes over the function of heart during open heart surgery and circulates the blood around the body। जैसे कि जब हम हार्ट की सर्जरी कर रहे होते हैं, कोई ओपन हार्ट सर्जरी जब हो रही होती है तो तब हम हार्ट के साथ डील कर रहे होते हैं ना। कुछ टाइम के लिए हम जो है ना वो हार्ट की ब्लड, जैसे हमने स्टंट डालना है तो उसको वो जो पाइप जा रहा है, सप्लाई एयर की जा रही है, उसको कट ऑफ कर देते हैं और उसको जो आर्टिफिशियली जो हम ब्लड की पंपिंग के लिए, मतलब ब्लड को पंप करने के लिए जो मशीन यूज की जाती है उसको हार्ट लंग मशीन कहते हैं। लेप्रोस्कोपी क्या होती है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ abdominal कैविटी। स्टमक के लिए है गैस्ट्रो और पेट के लिए लेप्रोस्कोप का वर्ड यूज किया जाता है। उसके बाद है ओल्फैक्ट्रोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग द सेंस ऑर्गन्स। ठीक है। उसके बाद है ऑफ्थेल्मोस्कोप। ऑफ्थेल्मोस्कोप जो है डिवाइस टू इंस्पेक्ट द इनसाइड ऑफ द आई एंड डायग्नोस आई एलिमेंट्स। ये जो ऑफ्था का जो वर्ड है ना, ऑफ्थामोलॉजी जो है ये भी आईज के साथ रिलेटेड है। तो ये आप लोगों ने इस तरह से मतलब पहले जो वर्ड्स याद कर लेने हैं और उसके बाद उसका रिलेशन आईज के साथ। उसके बाद ऑक्सीजनेटर, ए डिवाइस फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड ड्यूरिंग सर्कुलेशन आउटसाइड द बॉडी एज ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये इसका फंक्शन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद रेक्योमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्पाइनल कर्वेचर, रेक्यो स्पाइनल के साथ है। और उसके बाद फेगमोमैनोमीटर तो आप लोगों को पता है ब्लड प्रेशर के लिए। और स्फेगमोमीटर जो है ना ये हार्ट पल्स रेट को फाइंड आउट करने के लिए फाइंड यूज किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये कुछ बीमारियां लिखी हुई हैं और इनकी जो है ना वो किसके ऊपर इफेक्ट होता है, इनका जो इनकी इनका इफेक्ट जो मेन है किस चीज को डैमेज कर रहा होता है। जैसे आर्थराइट्स जॉइंट्स को है, अभी आगे वाली नहीं आप लोगों ने करी। डायप्थेरिया थ्रोट का है। ग्लैकोमा, ग्लैकोमा आइज के साथ रिलेटेड बीमारी है, ये भी पेपर में आया हुआ था। जाइडस जो है वो लीवर की बीमारी है, ब्लड की कमी की वजह से होती है। और एस्थमा क्या है? ब्रोंकियल मसल है। एटिट्यूड्स ईयर्स की वजह से है। निमोनिया, ये सारी आप लोगों ने तैयार करनी है, इनको भी नहीं छोड़ना। और पोलियो जो है ना वो लेग्स पे इफेक्ट करती है। उसके रूमेटिज्म जो है ना वो जॉइंट्स की है। टॉन्सिलिट्स, टॉन्सिल जो गले में हो जाते हैं। और ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया ब्लड, ये भी जो है ना इम्पोर्टेंट है। मलेरिया वो है सप्लीन की वजह से होती है। सप्लीन जो हमारी जिसको तिलिनी बोलते हैं, तो ये मलेरिया सप्लीन की जो है ना खराबी की वजह से होती है। डायबिटीज अभी हमने पढ़ा कि इंसुलिन की कमी और पैंक्रियाज की वजह से होती है। पैंक्रियाज क्योंकि इंसुलिन पैदा करता है और जब वो इंसुलिन ही पैदा नहीं कर रहा तो उसकी वजह से बीमारी होगी। इसके बाद डेफिशिएंसी डिसीजेस, तो ये फिर दोबारा आ गया। डेफिशिएंसी आयोडीन की कमी होती है तो गॉइटर होती है। और ये प्रोटीन है और ये आयरन है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटीन कौन कौन सी होती है। विटामिन B1, विटामिन B5 और सी, ये प्रोटीन है। सोडियम भी प्रोटीन है, आयोडीन। और इनकी कमी की वजह से ये बीमारियां तो आप लोगों को अभी तक मेरा ख्याल है याद हो जानी चाहिए। और आयरन की कमी, आयरन क्या है? पोटाशियम है। सॉरी, प्रोटीन की कमी की वजह से होती है ये क्वाशकोर एंड मार्समस। मार्समस जहाँ पे बच्चों की बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं शुरू हो जाती, ये कुछ एरिया में था, या आई थिंक सो एक पिक्चर भी बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई थी। तो उसको जो है ना ये वाली बीमारी थी और प्रोटीन की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया, इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। और पोटाशियम, और अच्छा ये मैं यहाँ पर मिस्टेक हो गई है कि प्रोटीन नहीं है ये सारों बीमारी विटामिन दिए हुए हैं और आयोडीन की कमी की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं। ठीक है। और विटामिन B2, और ये जो कॉमन कॉमन है विटामिन A की वजह से ये ठीक हो गया। उसके बाद है ह्यूमन बॉडी एट ए ग्लैंस। तो ह्यूमन बॉडी का जो है ना वो सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर है। हार्ट बीट कितनी है, नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, मास्टर ग्लैंड कौन सा है, नंबर ऑफ मसल्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 टीट्स होते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो सेरिब्रम है, दिमाग के अंदर होता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है ना अबाउट 5 to 6 लीटर इन नॉर्मल बॉडी और अबाउट 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो ऑलमोस्ट इसको आप 2 घंटे देंगे। अगर मैंने 25 मिनट में वीडियो बना के इसको सारे को रीड आउट कर दिया है तो आप लोगों को याद करने के लिए मैक्सिमम जो है ना वो 1.5 घंटा लगेगा। तो प्लीज इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।